देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है स्क्रीन शेयर में। जी मैम। अच्छा देखो हम लोग एनपीओ कर रहे थे तो जिसमें हम लोग का कुछ क्वेश्चंस हो गया है। आज हम लोग इलास्ट्रेशन, ये जो मैंने पीडीएफ शेयर किया इसमें इलास्ट्रेशन 11 वाला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में। तो देखो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें गिवन है एंड द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब, बैलेंस शीट भी गिवन है। प्रिपेयर इट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जैसे कि मैंने बोला था हमें ना कभी कभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ ऐसा बता देता है स्पेसिफिकली, तो फिर अकाउंट बनाना जरूरी है। तब हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो जब अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है तो स्टेटमेंट फॉर्मेट से जो आंसर आएगा अकाउंट से भी सेम आंसर आएगा। लेकिन बोल जब रहा है कि अकाउंट बनाओ, अगर ये बोलेगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा तो हम लोग स्टेटमेंट भी बना के आंसर कर सकते हैं, एडलेस करके अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। बट जब स्पेसिफिकली बोल ही दिया है कि अकाउंट्स ही बनाओ तो फिर तो लेजर ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, अकाउंट का मतलब लेजर हो गया। अच्छा अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 1920 का। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बना हुआ है, एक्रूअल बेसिस पे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कोई कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता है, सभी रेवेन्यू आइटम आते हैं, ठीक है। ये तो मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस रेवेन्यू इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, रेंट, सब्सक्रिप्शन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, लेक्चर्स, एंट्रेंस फीस, मिसलेनियस इनकम, और ये डेफिसिट आया है, ठीक है। ये एक्रूअल बेसिस पे, मतलब अगर एग्जांपल के हिसाब से बोले कि अगर अपकीप ऑफ ग्राउंड का एक्सपेंस 10,000 हुआ है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा 10,000 कैश आउटफ्लो किया है। हो सकता है हम लोगों ने कुछ आउटस्टैंडिंग भी रखा होगा। अब ये तो क्वेश्चन का एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने से पता चलेगा क्या अपकीप ऑफ ग्राउंड पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो वो पढ़ के समझ में आएगा कि हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर में देखो पहला बात है कि जितने भी एक्सपेंसेस है ये 1920 का है, ना तो 1819 का इसमें कुछ इंक्लूडेड है, ना तो 2021 का इंक्लूडेड है, ना तो प्रीवियस ईयर का कुछ मिलेगा, ना तो इसमें हमारा फ्यूचर ईयर का कुछ मिलेगा। जो भी मिलेगा ड्यूरिंग द ईयर का मिलेगा क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे बनता है। और यहाँ सब रेवेन्यू आइटम मिलेगा, मतलब अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट वगैरह परचेज करें वो सब हमें यहाँ नहीं दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा। अच्छा अब ये इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा नहीं होगा वो तो हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो बैलेंस शीट में क्या बोल रखा है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2021 का सब्सक्रिप्शन एडवांस दे रखा है। ये रहा 100, ठीक है। प्राइस फंड में ओपनिंग बैलेंस, फंड के बारे में मैंने लास्ट दिन बताया था कि फंड कैसे काम करता है। फंड हम लोग का एक लाइबिलिटी होता है, प्राइस फंड मतलब स्पेसिफिक फंड, ठीक है। स्पेसिफिक फंड मतलब जिस फंड के आगे अगर नाम लिखा हुआ है तो ये फंड का पैसा सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के काम पे ही यूज हो सकता है, मतलब प्राइस रिलेटेड जो भी इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस है प्राइस फंड का 25,000, मतलब पहले से ही फंड में 25,000 था। आफ्टर दैट यहाँ पर देखो इंटरेस्ट मिला। अब इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है, अगर हम लोग फंड के पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लो फंड का अभी जरूरत नहीं हो रहा है तो पैसा घर पे रख के क्या होगा, वो बढ़ने वाला है नहीं। अगर कहीं इन्वेस्ट कर देंगे कुछ इंटरेस्ट का अर्निंग हो जाएगा। बट ये लाइबिलिटी से हुआ अर्निंग है तो ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है, ये फंड में ही ऐड होता है, ऐसा मैंने लास्ट दिन तुम लोग को बताया था। ये देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा हमें, ये देखो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये 25,000 में से ना 20,000 इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है और इसी इन्वेस्टमेंट के वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट अर्निंग हो रहा है, ये देखो। फिर यहाँ पर प्राइस लेस प्राइजेस, मतलब ये 26,000 टोटल फंड का अमाउंट हो गया और उसमें से 2,000 एक्सपेंस जो है किया गया, तो फंड का पैसे से प्राइस दिया गया होगा तो इसके बदले 24,000 इसमें बचा। फिर जनरल फंड बोला है। अब देखो इस फंड के आगे क्या लिखा हुआ है, जनरल फंड, ठीक है। जो हम
लास्ट दिन बता भी रहे थे, मतलब ये स्पेसिफिक फंड नहीं है, ये इस फंड के पैसे को अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक, जैसे प्राइज फंड का है तो प्राइज में ही यूज होगा, इसके अलावा किसी में यूज नहीं होगा, लेकिन जनरल फंड हमें जहां जरूरत है हम लोग वहीं पर यूज कर सकते हैं। ओपनिंग में इतना था, डेफिसिट को लेस कर दिया गया, मतलब एक्चुअली कैपिटल से नॉर्मली हम लोग डेफिसिट वगैरह लेस करते हैं, यहाँ कैपिटल के जगह जनरल फंड से लेस किया गया है। गुड मॉर्निंग अर्षद। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो डेफिसिट है, नॉर्मली कैपिटल से हम लोग जैसे नॉर्मल जो भी अकाउंट्स होता है जो एनपीओ नहीं होता है वहां पर हम लोग कैपिटल में नेट प्रॉफिट नेट लॉस को एडजस्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल में सरप्लस या डेफिसिट एडजस्ट होता है, बट इस क्वेश्चन में कैपिटल है ही नहीं। ये देखो कैपिटल यहाँ पर नहीं है, कैपिटल होता तो हमें दिख जाता ना लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल है नहीं, बदले में क्या है, जनरल फंड हो सकता है, क्योंकि देखो ये एनपीओ है तो इन्होंने अपना फंड, जो इनके पास जो फंड था उससे बिजनेस स्टार्ट किया, तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कैपिटल नहीं बोल के जनरल फंड बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डेफिसिट को यहाँ एडजस्ट किया, ये देखो ये यही वाला डेफिसिट होगा 2820, यहाँ पर मिलेगा हमें, ये देखो यहाँ पर, ये देखो 2820, यही वाला डेफिसिट यहाँ पर एडजस्ट हुआ, क्योंकि ये तो करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर और करंट ईयर का बैलेंस शीट है, हम लोग को करंट ईयर का क्या करना है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना के दिखाना है और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर ऐड किया है एंट्रांस फीस 1300, तो देखो एंट्रेंस फीस नॉर्मली इसका दो तरीके का ट्रीटमेंट हो सकता है, मैंने पहले बोला भी था। एंट्रेंस फीस जो है ये हम लोग नॉर्मली ऐसे लगेगा सुन के कि ये तो हमारा रेवेन्यू ही होना चाहिए, हाँ रेवेन्यू होना चाहिए, एंट्रेंस फीस जो है ईयरली या फिर मंथली हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि नहीं मेरा एंट्रेंस फीस जो है, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, तो देखो एंट्रेंस फीस जो है 1300, ये हम लोग का क्या है, ये अगर मेरा जनरल फंड में ऐड किया जा रहा है तो ये इसका नेचर हो गया कैपिटल नेचर का, ठीक है, तभी तो कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है, अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो ही बैलेंस शीट में आता है, लाइक फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब, ठीक है। तो ये तो मैंने एसेट साइड बता दिया, लाइबिलिटी साइड में जैसे लोन होता है, ये अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो ये हम लोग का क्या हो गया, कैपिटल नेचर का हो गया, ठीक है, कैपिटल नेचर का रेवेन्यू या फिर कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि ऐसा एक्सपेंस या रेवेन्यू जो हमारा बार बार या डे टू डे बेसिस पे नहीं होगा, कभी कभार होगा, जैसे हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, अब कोई फिक्स्ड एसेट या बिल्डिंग ये रोज रोज तो नहीं खरीदता होगा, फिक्स्ड एसेट या बिल्डिंग जो है वो एक बार खरीदा और इसका बेनिफिट कैपिटल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, उसका बेनिफिट जो है हमें मोर देन एटलीस्ट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मिलेगा, तो ये कैपिटल है तभी इसको बैलेंस शीट में दिखाया है एंट्रेंस फीस 1300, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो है एंट्रेंस फीस हम लोग का कैपिटल नेचर का कर रखा है, और यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ भी एक एंट्रेंस फीस देखा था हम लोगों ने। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। और ये देखो यहाँ पर भी दिखाते हैं, यहाँ पर भी हम लोग को एक एंट्रेंस फीस दिखा था, ये देखो 1300, मतलब क्या हुआ है ना, कुछ एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू दिखाया गया है, ठीक है, और कुछ एंट्रेंस फीस को कैपिटल दिखाया गया है, ऐसा क्यों, शायद बताया गया होगा, नीचे पढ़ने से पता चलेगा, कुछ एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर का बोला गया है, कुछ एंट्रेंस फीस कैपिटल नेचर का किया गया, बाकी अमाउंट देखो दोनों में सेम है 1300, यानी हम लोग इससे बोल सकते हैं टोटल 2600 का हमें एंट्रेंस फीस रिसिप्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें से इनका जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 1300 कैपिटल नेचर में दिखा दिया और बाकी 1300 जो है रेवेन्यू दिखाया, कैसे पता चला, बिकॉज रेवेन्यू में दिखाया इसीलिए वो इनकम एक्सपेंडिचर में दिख रहा है, और कैपिटल ट्रीट किया गया है इसीलिए ये बैलेंस शीट में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ये लाइन पे हमें मिलेगा पॉइंट 2 में, 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फीस बीन कैपिटलाइज्ड बाय ट्रांसफर टू जनरल फंड, ठीक है, वही किया गया है ट्रीटमेंट, ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट किया हुआ है कि 1/2 ऑफ द एंट्रेंस फीस, क्योंकि पता ही चल रहा है कि एंट्रेंस फीस टोटल 2600 है, क्योंकि 1300 यहाँ 1300 वहां पर दिख रहा है, तो हाफ एंट्रेंस फीस यानी 2600 का हाफ 1300 हम लोग का जनरल फंड में ट्रांसफर कर देना है कैपिटलाइज ट्रीट करके। अच्छा, अब बैलेंस शीट का इधर साइड भी बता देते हैं, फर्नीचर है, ग्राउंड एंड बिल्डिंग, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड,
और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कुछ दिया हुआ है शायद, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 1920 का, मतलब ड्यूरिंग द ईयर का सब्सक्रिप्शन बाकी है। नीचे बोला है अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 रिलेटिंग टू 1819 वेयर पेड इन 1920। बोल रहा है कि 1819 का एक्सपेंस बाकी था, कितना, अपकीप ऑफ ग्राउंड का 600 और प्रिंटिंग का 240, जो कि 1920 में पे किया गया है। लेकिन हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसमें इसका इंपैक्ट हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ 1920 का ही डिटेल्स दिखाएंगे। तो ये डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग रिसिप्ट पेमेंट दिखाएंगे, क्योंकि कैश आउटफ्लो हमें ये दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो हो रहा है 1920 में, हमें सॉरी कैश इनफ्लो हो रहा है 90 नहीं ठीक ही बोले थे, आउटफ्लो एक्सपेंस है, तो अपकीप ऑफ ग्राउंड और प्रिंटिंग, ठीक है, ये पे किया गया है 1920 को, 1819 का था बट 1920 को पे हुआ है, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आएगा, क्योंकि कैश का आउटफ्लो है। और एंट्रेंस फीस का बोला है हाफ कैपिटलाइज्ड करके जनरल फंड में दिखाना है, वो तो दिखाया गया है, लेकिन एंट्रेंस फीस कितना रिसिप्ट हुआ है उसका जब एंट्री करेंगे तो हम लोग जो हम लोग का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है वहां पर 2600 दिखाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगा, एंट्री होगा, ये देखो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री ऐसे होगा, अपकीप ऑफ ग्राउंड अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रखा होगा, ये तो आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड डेबिट, ठीक है, ऐसे डेबिट टू कैश ऐसे हो जाएगा, टू कैश 600। सेम तरीके से आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग, क्योंकि ये तो पहले से आउटस्टैंडिंग था ना, तो इसका एंट्री कैसे हो रहा होगा, जब पे हो रहा है इस बार तो ऐसे टू कैश 400 सॉरी 240, ठीक है, तो जब टू कैश हो रहा है या बाई कैश हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा रिसिप्ट पेमेंट में जाएगा। और ये जो एंट्रांस फीस है वो टोटल कितना रिसीव हुआ है, तो उसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रांस फीस कितना 2600। ये हमें खुद से समझना पड़ेगा ना, जैसे मैंने अभी बताया कि 1300 यहाँ है, कैपिटलाइज्ड करने में बोला हाफ कैपिटलाइज्ड हाफ रेवेन्यू, तो टोटल रिसिप्ट 2600, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में ये मायने नहीं रखता है कि कैपिटल नेचर का है आइटम या रेवेन्यू नेचर का है, वहां सिर्फ कैश मायने रखता है, अगर कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है तो एंट्री होगा। तो ये देखो ये दो एंट्री से ही पता चल रहा है ये हम लोग का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आना चाहिए। फिर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोला है 1819 का, जो कि 1819 का 800 और 1920 का 700, और सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीट हुआ है 200 इन 1920 फॉर 2020 एंड 21, मतलब यहाँ पर एडवांस जो है सब्सक्रिप्शन वो 1819 का 200 है, और उसके साथ साथ 1920 का एडवांस है 100। ये 1920 में एडवांस क्यों है, क्योंकि ये 2021 का है बट 1920 में रिसीव किया गया है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने एक बार पढ़ ही लिया, अब सबसे पहले हम बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इससे क्या होगा, हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन का कितना ट्रांसफर होना चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो दो चीज हमें करने बोला है, एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए और एक हम लोग को रिसिप्ट पेमेंट। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और रिसिप्ट पेमेंट के लिए ना हम जगह रख देते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन 11 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट for the year ended 31st of March 2020. Receipt payment. इसके लिए पूरा जगह रख दिया, और पीछे बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इस क्लब के लिए एक इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो इनकम अगर बाकी रहेगा तो वो एसेट हो जाएगा। तो टू बैलेंस बीडी, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें लिखना चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर कुछ है तो, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग का मतलब 1819 का। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट कब कब बन रहा है, ये बन रहा है 1920 का, क्योंकि हम लोग का ईयर 1920 का है, तो अगर हम लोग का 1819 में कुछ बाकी है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग एसेट लिखेंगे, क्योंकि ये डेबिट है तो ओपनिंग एसेट, और यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग एसेट। क्लोजिंग एसेट में क्या लिखेंगे, अगर हम लोग का 1920 का कोई
1920 का अगर हम लोगों ने कोई सब्सक्रिप्शन बाकी, हम लोग का कोई सब्सक्रिप्शन बाकी है तो वो लिखेंगे। अच्छा, एडवांस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड में देखो बाई बैलेंस बीडी, अगर प्रीवियसली कोई एडवांस है हम लोग का, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। मतलब अगर हम लोगों ने 1920 में कोई एडवांस लिया था तो वो यहाँ लिखना पड़ेगा। इससे कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये 1920 है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस, मतलब अगर हम लोगों ने, या फिर ऐसे लिखो 1819 भी लिख सकते हो, मतलब किसी भी एक तरीके से हमें समझना है कि 1819 में हम लोगों ने 1920 का एडवांस लिया था, ऐसा सोच लो। या फिर ये लिखो, ये बेटर होगा कि 1819 में अगर हम लोगों ने कोई एडवांस लिया था तो 1819 में कौन सा इनकम एडवांस कहलाएगा, अगर 1920 का हम लोगों ने रिसीव कर रखा है। और यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी बोल के क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग लाइबिलिटी मतलब एडवांस अगर हम लोगों ने 2021 का कुछ ले रखा है तो यहाँ पर आना चाहिए। ये मैंने जो समझाने के लिए किया, ये ईयर लिखना मैंडेटरी नहीं है। कौन कौन सा डेटा हमारा कहाँ जाएगा इससे पता चल जाएगा। अगर 1819 का कोई आउटस्टैंडिंग है तो इधर आएगा क्योंकि इनकम आइटम है, तो एसेट। 1819 का कोई एडवांस है तो इधर आएगा क्योंकि इनकम आइटम है, तो ये एडवांस लेना लाइबिलिटी होगा। और क्लोजिंग लाइबिलिटी इधर, क्लोजिंग एसेट इधर, जस्ट क्रॉस करके आएगा। तो ये 1819 यानी ओपनिंग। तो इस साल अगर हम लोगों का कुछ बाकी रह गया इनकम तो 1920 का, और अगर हम लोगों ने 2021 का कोई इनकम अभी कर लिया है तो वो हम लोग के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि वो एडवांस है। हम लोग तो अभी 1920 के ईयर में है। अच्छा, अब देखो लिखते हैं, यहाँ पर बोले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 1819 800, 1819 ये देखो 800, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 1920 का 700, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 700। अच्छा, इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1819 में 200, यहाँ पर हो गया। उसके बाद 19 ये देखो 1920 में क्या हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 1920, ये वाला भूल जाओ, यहां से यहां तक भूल जाओ, ठीक है। इन 1920 फॉर 2021 के लिए हम लोगों ने 1920 में एडवांस लिया हुआ है 100 रुपीज, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल ऐसे हो गया। ये ईयर लिख लेने से क्या होता है, खुद के लिए फाइंड आउट करना आसान होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन जब रिसीव होता है तो हम लोग लिखते हैं बाई बैंक या कैश, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं टू इनकम एक्सपेंडिचर। अब इनकम एक्सपेंडिचर वाला डेटा हम लोग के पास अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इनकम एक्सपेंडिचर इसमें दिया हुआ है। ये देखो 17,320, तो बाई बैंक बोल के बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जो हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में लिख सकेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना हो रहा है, 17,320 प्लस 900, तो ये हो गया 18,220, 18,220 माइनस 900, 17,320, ये हम लोग का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जाएगा। और ये देखो ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी हमें गिवन है, चलो देखते हैं क्या सच में हम लोग का ये किधर जाएगा। ये जाएगा हम लोग का लाइबिलिटी साइड में। क्या लाइबिलिटी साइड में 100 और एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के 700 दिख रहा है, चेक करके देखो। ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का ये देखो एडवांस बोल के यहाँ पर 100 दिख रहा है, ये देखो एडवांस बोल के 100 दिख रहा है हम लोग का लाइबिलिटी साइड में। और एसेट साइड में दिखना चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के 700, चेक करते हैं। ये देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल के 700, ठीक है। यहाँ पर तो हमें बैलेंस शीट बना के दिया है, अगर बैलेंस शीट नहीं बना के देता तो हमें प्रिपेयर करने के टाइम पे ये दो डेटा वहां लिखना पड़ता और ये ओपनिंग वाले बैलेंस शीट में जाएगा। वैसे ओपनिंग हमें प्रिपेयर करने बोला नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। एक आंसर तो हो गया हम लोग का। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में क्या लिखना है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो लिखना है, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले ये स्टार्ट होता है ओपनिंग कैश बैलेंस से अगर कुछ है तो, ठीक है, और क्लोज हो जाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस से। अब ओपनिंग कैश बैलेंस कुछ है कि नहीं, उसके लिए तो ओपनिंग बैलेंस शीट होना जरूरी था, बट ओपनिंग बैलेंस शीट तो है नहीं, तो हमें यहाँ पर से तो कुछ डेटा मिल नहीं रहा है। तो एक लाइन जगह रख देते हैं, अगर कोई ओपनिंग कैश बैलेंस हुआ तो वो हम लोग लिख लेंगे। बाकी रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट आइटम लिखेंगे। रिसिप्ट यानी इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम साइड। रिसिप्ट में क्या आ जाएगा, ये देखो सब्सक्रिप्शन। ये क्यों आ रहा है इसका लॉजिक समझो। जब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है तब एंट्री क्या हुआ होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू
सब्सक्रिप्शन, ऐसे, ठीक है। और जब सब्सक्रिप्शन का एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करना पड़ा तब ऐसे किया गया होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बोल के हम लोग का आएगा 17,320, ठीक है। अभी अभी फाइंड आउट किया था ना, ये देखो हम लॉजिक समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये एंट्री तो हो ही रहा है, लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो रहा है तो कितना हो रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर में भी बाई चांस 17,320 ही आ रहा है, ठीक है। तो 17,320 ही आ रहा है, तो ये हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर किए हैं, ये बाय बैंक दोनों एक ही आया है, ठीक है। अब जरूरी नहीं हर बार एक ही आएगा, अभी बाकी क्वेश्चन बाकी पॉइंट देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जितना हमारा सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हुआ है वो पूरा का पूरा हमारा ड्यूरिंग द ईयर का है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, टू सब्सक्रिप्शन 17,320। अच्छा, इसके बाद वाला देखो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो अगर ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करेंगे तो एंट्री क्या होना चाहिए, तब एंट्री ऐसा होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। और ये क्या है, ये इनकम है, ये सेल किस चीज का है, न्यूज़पेपर का है, तो बैंक टू सेल। अब हमेशा सेल को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, नॉर्मली सेल टू ट्रेडिंग करते हैं, बट यहाँ तो ट्रेडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो सेल टू इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। इसीलिए ये देखो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बोल के यहाँ पर 260 रुपीज दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 260 ही जो है हम लोग अपने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था नहीं, इससे था जो कि हम लोगों ने अकाउंट बना के कर लिया, तो अलग से और चेक करने का जरूरत नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे, ये देखो बैंक टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 260, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये लेक्चर देखो, लेक्चर से इनकम हुआ है, इसका भी ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन था नहीं, हम लोगों ने तो पूरा क्वेश्चन ही पढ़ा, कि वो ग्राउंड पे था और कुछ एक पॉइंट था, तो इस पे तो था नहीं, मुझे इतना याद है। एग्जाम टाइम में तुम लोग पॉइंट आउट कर लोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर्स है 1500, तो लेक्चर से इनकम हुआ है, तो जब इनकम हुआ है तब एंट्री हुआ होगा बैंक टू लेक्चर बोल के, जैसे सेल का एंट्री होता है, फिर यही वाला लेक्चर्स टू इनकम एक्सपेंडिचर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनकम एक्सपेंडिचर में कितना, ये 1500 यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर भी हम लोग 1500 जो है ये ट्रांसफर हुआ है, तो कितना लिखेंगे, टू लेक्चर्स 1500। अच्छा, अब एंट्रेंस फीस का देखो, इसका कैसे होगा, एंट्रेंस फीस सिर्फ यहाँ नहीं दिख रहा है, एंट्रेंस फीस का ना एडजस्टमेंट है, जब तुम लोग एग्जाम टाइम में करोगे तो इसके आगे ऐसे पॉइंट लगा लो, ठीक है, इससे पता चल जाएगा इसका एडजस्टमेंट है। चलो देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। यहाँ तो एंट्रेंस फीस 1300 दिख रहा है, यहाँ एंट्रेंस फीस दिख रहा है फिर से 1300, और एक पॉइंट इसके रिगार्डिंग बोल रखा है कि हाफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड है, तो हाफ रेवेन्यू है, हाफ कैपिटलाइज्ड है मतलब हाफ रेवेन्यू है। इसका मतलब जब एंट्रेंस फीस रिसीव हुआ था तब एंट्री ऐसे हुआ होगा, बैंक टू एंट्रेंस फीस बोल के 2600, ठीक है। अब जब इसको ट्रांसफर किया गया तब ऐसे ट्रांसफर हुआ, इनकम एक्सपेंडिचर टू एंट्रेंस फीस बोल के यहाँ पर हो जाएगा 1300, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर, जनरल फंड में ट्रांसफर करने बोला है, तो एंट्रेंस फीस ऐसे, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये ऐसे होगा ना, एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर, क्रेडिट होगा, इनकम है ना, क्रेडिट होगा, ये मैंने लिखा है एंट्रेंस फीस, ठीक है, ये मैंने एंट्रेंस फीस लिखा है, एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर। तो बाकी 1300 को कैसे ट्रांसफर किया होगा, बाकी 1300 को हम लोगों ने ऐसे ट्रांसफर किया होगा, एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू जनरल फंड, जनरल फंड में इसे ट्रांसफर किया तो फंड का वैल्यू बढ़ गया, फंड क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी होता है, जैसे ही फंड में जाके ऐड हुआ फंड का वैल्यू बढ़ गया, तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट हुआ। तो हम लोग क्या बना, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, बैंक, ये देखो इनकम, ये देखो लॉजिक देखो, ये है हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिट, ये जाना चाहिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर यहाँ पर सॉरी, इनकम एक्सपेंडिचर नहीं, एंट्रेंस फीस यहाँ पर क्रेडिट है 2600, यहाँ डेबिट है 1300, यहाँ डेबिट है 1300, ये सब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बचा क्या, बैंक डेबिट जो कि रिसिप्ट पेमेंट में जाना चाहिए, टू इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर में जा चुका है, ये देखो इनकम एक्सपेंडिचर में बाई एंट्रेंस फीस बोल के 1300, और ये
जनरल फंड में देखो 1300 यहाँ पर हमारा ऐड दिख रहा है, जनरल फंड को क्रेडिट किया है मतलब जनरल फंड में ऐड हो जाएगा, ये देखो ऐड हो रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा, जब हमें इनकम एक्सपेंडिचर दे देगा और उसके साथ मान लो बैलेंस शीट दे दिया, फिर बोल रहा है कि बनाओ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, तो ध्यान रखना है यहाँ से सारे आइटम डायरेक्टली पोस्ट नहीं होंगे, बाकी का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसी वजह से पोस्ट हो गया, ठीक है। और अगर एडजस्टमेंट रहेगा तो डायरेक्टली पोस्ट कभी नहीं हो सकता है, हमें एडजस्टमेंट देख के ही पोस्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कितना लिखेंगे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में 2600 यहाँ पर, टू एंट्रांस फीस 1300 इंटू 2600, ठीक है। अच्छा उसके बाद मिसलेनियस इनकम, क्योंकि इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 400 बोल के मिसलेनियस इनकम, तो यहां पर लिख देते हैं टू मिसलेनियस इनकम 400। इसके बाद है डेफिसिट, तो डेफिसिट यहाँ थोड़ी ना आता है, ये तो इसका तो ओपनिंग हम लोग का कैश बैलेंस आता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस आता है, बाकी कैश इनफ्लो आउटफ्लो आता है। डेफिसिट वगैरह यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा और इधर देख लेते हैं, चलो ये पूरा पहले कंप्लीट करेंगे फिर बैलेंस शीट में आएंगे। अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,000 दिखा रहा है, इसका एडजस्टमेंट था, इसका एडजस्टमेंट था, ठीक है। और प्रिंटिंग का भी एडजस्टमेंट था, बाकी सैलरी बोलो ये डिप्रिशिएशन और रेट, ठीक है, ये सब का एडजस्टमेंट नहीं था। डिप्रिशिएशन का होगा शायद, नीचे देखना पड़ेगा। हम पहले अपकीप ऑफ ग्राउंड दिखाते हैं तुम लोग को, देखो अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना दिख रहा है, 600 और प्रिंटिंग 240, ये 18-19 का बाकी था जो कि पे हुआ है 19-20 में, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने एंट्री करके भी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें कैश आउटफ्लो दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा, तो उसमें हमें ये 10,000 तो दिखाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमें ये 600 भी दिखाना पड़ेगा। क्या ये 10,000 पूरा पेड है? हाँ पेड है। अगर बाकी रहता तो जरूर लिखा हुआ रहता कि आउटस्टैंडिंग अपकीप ऑफ ग्राउंड फॉर द ईयर 1920, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अपकीप ऑफ ग्राउंड 600, ये बाकी था 18-19 का जो 1920 में पे हुआ है, तो इसका मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ है, प्लस ये वाला कैश आउटफ्लो हुआ है जो 10,000 अपकीप ऑफ ग्राउंड अकाउंट डेबिट टू कैश, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर बाई अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,000 तो इस बार का हम लोगों ने पे किया, इस बार का कुछ भी बाकी नहीं है। कैसे? क्योंकि ये तो एक्रूअल बेसिस पे होता है, सही बात है। अब ये पेबल और पेड दोनों का मिक्सड अप भी हो सकता है, लेकिन जब नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हम लोग का 1920 का अपकीप ऑफ ग्राउंड कुछ भी बाकी नहीं है, तो हम लोग का ये फुल्ली पेमेंट है। और यहाँ पर 600, तो 10,600 हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से समझ सकते हो। और एक ऑप्शन भी है जिससे हम लोग कर सकते हैं, लाइक अपकीप ऑफ ग्राउंड का एक अकाउंट बना के दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। अपकीप ऑफ ग्राउंड यहाँ पर दिखाते हैं, तो यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में कितना है, इनकम एक्सपेंडिचर में है बाई इनकम एक्सपेंडिचर बोल के 10,000, और 18-19 का बाकी रहा, तो अपकीप ऑफ ग्राउंड एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बाकी रहना लाइबिलिटी है, तो वो क्रेडिट साइड में दिखेगा 600, ठीक है। तो अगर हमें इनकम एक्सपेंडिचर मिल गया, प्रीवियस ईयर का लाइबिलिटी मिल गया, करंट ईयर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई इसमें एडवांस नहीं है, तो इसका मतलब हम लोगों ने टोटल अपकीप ऑफ ग्राउंड का कितना पे किया होगा, और ये पेड है, ये जो प्रीवियसली बाकी था ये पेड है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बताया है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ बोल रखा है ना कि अपकीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 रिलेटिंग टू 18-19, ये तो 18-19 का ही है ना, आर पेड वेयर पेड इन 1920, तो यहाँ पर टू कैश बोल के 10,600 आ जाएगा, ठीक है। अगर अकाउंट बना के करना चाहते हो तो इस तरीके से अकाउंट बना के भी हम लोग कर सकते हैं, बाकी लॉजिकली सोच के भी किया जा सकता है, तो ये हम लोग का यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रिंटिंग का देखें, वो भी इसी तरीके से होगा। तो देखो प्रिंटिंग का एक्सपेंसेस है इस बार 1,000, तो इसका मतलब प्रिंटिंग का एक्सपेंस 1,000 पे हुआ है, प्लस ये देखो प्रीवियस ईयर का हम लोग का 240 बाकी था वो पे हुआ, इसका भी अगर अकाउंट बनाएंगे तो सेम तरीके से ही होगा। ये देखो यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज कर लो, प्रिंटिंग बोल के लिख लेते हैं। प्रीवियसली बाकी रहा था 240, तभी तो वो 1920 में पे हुआ,
और इनकम एक्सपेंडिचर में है 1000, तो टोटल कितना पे हो गया 1240, ठीक है, ये पहले वाले डेटा का था 1240, ठीक है। और अगर लॉजिकली सोचे इनकम एक्सपेंडिचर में कितना दिख रहा है 1000, अब ये इसमें से पूरा ही पेड है, इनकम एक्सपेंडिचर एक्चुअल बेसिस पे बनता है हमें पता है, इसमें हो सकता है कि पेड पूरा नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो हमें जरूर यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता कि इनकम प्रिंटिंग जो है करेंट ईयर का हमारा बाकी है या फिर एडवांस किया, ऐसा कुछ नहीं बोला, इससे एक ही इंफॉर्मेशन मिला 18-19 का पेमेंट 19-20 में हुआ है, तो टोटल कैश आउटफ्लो हुआ है करेंट ईयर का 1000 और प्रीवियस ईयर का 240, यानी 1240, ये बस यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई प्रिंटिंग 1000 प्लस 240, 1240। अच्छा, अब प्रिंटिंग के बाद देखते हैं कौन सा डेटा दिया हुआ है। प्रिंटिंग के बाद हमें दिया हुआ है सैलरी, सैलरी का कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं था, इसका मतलब जितना सैलरी इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट हुआ है उतना ही, मतलब क्रेडिट, बेसिकली यहाँ तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो रिवर्सली हो रहा है क्योंकि ये तो ट्रांसफर एंट्री है, तो जब सैलरी पे हुआ है तो एंट्री क्या हुआ था, सैलरी टू कैश, ठीक है, फिर उसके बाद ये जब ट्रांसफर हुआ तो इनकम एक्सपेंडिचर टू सैलरी, तो पूरा का पूरा 11,000 आ जाएगा बाई सैलरी, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। और ये 11,000 में कुछ बाकी है ऐसा भी नहीं बोला है, कुछ तो बोलेगा ना अगर बाकी होगा या कुछ भी हम लोग का एडवांस होगा। डेप्रिसिएशन बोला है, तो डेप्रिसिएशन कभी भी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी चीज पे डेप्रिसिएशन का एंट्री कैसे होता है, फर्नीचर का है तो पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये ऐसे होगा, मतलब फर्नीचर परचेज का एंट्री नहीं दिखा रहे हम, सिर्फ डेप्रिसिएशन का दिखा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर होगा, जैसे ही फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, फर्नीचर का वैल्यू कम हो जाता है, फिर हम लोग उसे पीएल में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पीएल की जगह इनकम एक्सपेंडिचर में करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर टू डेप्रिसिएशन, तो ये नॉन कैश आइटम है, ठीक है, ये कोई कैश आइटम है नहीं कि यहाँ पर कुछ कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा, ठीक है, तो ये वाला हम लोग का इसीलिए रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो से रिलेटेड है नहीं, पहला बात ये एक्सपेंस है, आउटफ्लो का मैटर होता, लेकिन सोच के देखो ना, क्या हम लोग डेप्रिसिएशन का खर्चा किसी को पे करने जाते हैं, नहीं, सैलरी पे करते हैं, प्रिंटिंग पे कर सकते हैं, रेंट पे कर सकते हैं, बट डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं कर सकते, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू फेयर व्यू दिखाने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज करते हैं, तो जो भी हो यहाँ इतना हमारे लिए काफी है कि ये हम लोग का कभी भी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो रेंट, रेंट का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो हम डायरेक्टली ये रेंट को बाई रेंट बोल के लिख, सॉरी टू रेंट बोल के आएगा, तो टू रेंट बोल के लिखते थे, टू रेंट बोल के 600, मतलब 600 ड्यूरिंग द ईयर का एक्सपेंसेस था और 600 ही पे हो गया है, नहीं तो इसके इंफॉर्मेशन हमें नीचे दिए हुए होते, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर का जितना भी डिटेल्स था हम लोगों ने सारा यूज कर लिया रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट को बनाने के लिए, अब बैलेंस शीट का यूज करेंगे, तो बैलेंस शीट में बोला है सब्सक्रिप्शन एडवांस, ठीक है, अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो उसका एंट्री यहाँ पर, ये देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन 100, उसका एंट्री क्या होगा, सब्सक्रिप्शन बैंक अकाउंट डेबिट, उसका एंट्री ऐसा होना चाहिए, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल के, ठीक है, कितना हो जाएगा 100, तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन में ये 100 का इफेक्ट आना चाहिए। अब देखो क्योंकि हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ प्रिपेयर करके किए हैं, हम वो तो ये पेमेंट्स में होगा ना, रेंट पेमेंट में नहीं लिखा मैंने, ओ रिसिप्ट में लिख दिया, हाँ गलत कर दिया, सही है, मैंने तो ये इधर लिख दिया गलती से, बाई रेंट होगा, हाँ एक्सपेंस है तो ना था 600, हाँ ये ठीक कर लो, ठीक है, ये मैंने गलती से इधर रिसिप्ट साइड में लिख दिया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बैंक टू एडवांस सब्सक्रिप्शन ये एंट्री होना चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या हम लोगों ने यहाँ पर ये जो 732 रिसीव हुआ है, क्या इसमें 100 इंक्लूडेड है, बिल्कुल 100 इंक्लूडेड है, देखो ये जब बाई बैंक यहाँ पर तो हम लोग का बैलेंस करके आ गया, लेकिन हम लोग का 100 जरूर इंक्लूड होगा, कैसे पता चलेगा, ये देखो ये चेक करने से हम लोग समझ सकते हैं कैसे पता चलेगा, ये अगर 17,320 ये 1920 में रिसीव हुआ है, तो इसमें देखो 2021 का 100 रिसीव हुआ है, 18-19 का 800 रिसीव हुआ है, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं, कहाँ लिखे हम, यहाँ लिखते हैं, ये देखो 18-19 का कितना मिला है 800। अच्छा, इसके बाद 1920 और 2021 का कितना रिसीव कर चुके हैं 100, ठीक है, तो यहाँ पर
टोटल हुआ था 17,320, इसमें से अगर 900 लेस कर देते हैं तो बैलेंस करके आता है 16,420। अब ये कंसेप्ट समझो, हम लोगों ने यहाँ पर रिसीव किया है 17,320, जिसमें से ये 800 जरूर रिसीव किया होगा। क्यों? वैसे भी बोला हुआ है, लेकिन लॉजिकली सोच के देखो, जब तक हम लोग प्रीवियस सब्सक्रिप्शन का इनकम कर नहीं लेते हैं, ले नहीं लेते हैं, तब तक हम लोग नेक्स्ट वाला क्यों ले। जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग जैन का कोई रेंट का बाकी रख रहे हैं तो फेब का रेंट कोई हमसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। बोलेगा पहले जैन वाला जो है वो पहले पे करो, फिर फेब का पे करो, ठीक है, या फिर दोनों एक साथ करो। तो इसका मतलब ये रिसिप्ट में ये जरूर हमें रिसिप्ट हुआ है। अच्छा, और 2021 का हम लोगों ने 100 रिसिप्ट किया है, तभी तो एडवांस दिख रहा है। तो इसका मतलब टोटल रिसिप्ट में से अगर हम लोग ये दोनों वैल्यू डिडक्ट करते हैं तो बचता है 16,420। इसका मतलब हम लोगों ने 1920 का सिर्फ 16,420 रिसिप्ट किया है, जबकि करना चाहिए था 17,320। इसका मतलब हमें हमारा कोई आउटस्टैंडिंग होगा, कितना? 700 होना चाहिए। चेक करके देखो, -17,320, ये 900 आ गया। अच्छा हाँ, ये 200 भी तो एडजस्ट करना चाहिए था। ये देखो, ये भी दिखाते हैं। अब इसमें से इसको ना हम नीचे ही लिख के दिखाते, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। चलो ऐसे दिखाते, ये वाला यहाँ से हटाते, ये इतना कम जगह में नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पर रिसिप्ट कितना हुआ है? 17,320। इसमें से 1819 का हम लोगों ने रिसीव किया है कितना? 800। 1819 का बाकी था तो 800 रिसीव किया है। अच्छा, इसके बाद 1920 और 2021 का कितना लिया है? 100। और टोटल तो ये दिख रहा है 17,320। अब यहाँ पर 1920 में इसका मतलब कितना रिसीव किया है, तो बैलेंस करके हम लोग का जितना आया था हम वही लिख के दिखा रहे हैं तुम लोग को। 17,320 माइनस यहाँ पर 900 कर देते हैं, इसका मतलब 16,420। इसमें से हम लोगों ने 1920 का रिसीव किया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना होना चाहिए? तो आउटस्टैंडिंग अगर माइनस करेंगे तो ये हम लोग का 900 दिख रहा है, बट यहाँ तो 700 दिख रहा है। उसका लॉजिक है क्या है? 1819 में हम लोगों ने एडवांस ले लिया था, तो अगर हम लोगों ने एडवांस ले लिया था 1819 में, तो वो 1920 का होगा। तो इसका मतलब 1920 में हम लोगों ने जो 17,320 हमारा इनकम दिखाया है, तो उसमें से कंफर्म है कि 200 हमें कम ही मिलेगा, क्योंकि अगर मेरा टोटल इनकम 1920 का होना चाहिए 17,320, बट 200 तो पहले ही उस ईयर का हम लोगों ने इनकम का 1819 में रिसीव कर लिया था। देखो 1819 का एडवांस का मतलब क्या? 17,320 हमें इस बार मिलना चाहिए 1920 का, लेकिन अगर 1920 का कोई इनकम हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, जैसे कंपनी अकाउंट्स कभी करते हो तो वहां पर होता है ना, लोगों ने एडवांस कर दिया, तो फिर अभी बाद में थोड़ी ना, जैसे अलॉटमेंट का एडवांस कर दिया, तो अलॉटमेंट का एडवांस अगर कर रहा है, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल अगर एडवांस कर रहा है, तो क्या वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे फिर से फर्स्ट कॉल का पैसा देगा? नहीं। तो अगर मेरा टोटल इतना अर्निंग होना चाहिए, उसमें से 200 मैंने पहले ही अर्न कर लिया है, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में तो मुझे ड्यूरिंग द ईयर का ही दिखाना चाहिए। लेकिन अगर कैश रिसिप्ट का देखे तो मुझे टोटल 17,320 नहीं रिसिप्ट होगा, 1920 का मुझे रिसिप्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये देखो, मुझे 1920 का कितना रिसिप्ट होना चाहिए? 1920 का रिसिप्ट होना चाहिए 17, ये वाला 17,320 बोल रहे हैं, ठीक है, 17,320 माइनस 200, मेरा इतना रिसीव होना चाहिए इस बार, यानी 17,120 रिसीव होना चाहिए। लेकिन मेरा रिसीव कितना हुआ है? 16,420। अब माइनस करो, 17,120 माइनस 16,420, यानी कि 700 मेरा आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। देखो वही दिख रहा है, 700 आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं 17,120 रिसीव होना चाहिए, बट मुझे रिसीव कितना हुआ है? 17,320 माइनस 900, 16,420। वो कैसे है वो भी लिख के समझा देते हैं। 17,320 माइनस 800 माइनस 100, ठीक है। तो ये एडजस्ट करने से आ जाएगा यहाँ पर 700। ये तुम लोग को करना नहीं है, एग्जाम में ये करना नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है एंट्री, ये सब्सक्रिप्शन एडवांस, इसका एंट्री मैंने क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या ये रिसिप्ट में 100 का इम्पैक्ट है? बिल्कुल है। वो इम्पैक्ट बताने के लिए मैंने ये वाला
तुम लोग को करके दिखाया, ठीक है, ये इम्पैक्ट बताने के लिए, क्योंकि अगर एंट्री मेरा कैश रिलेटेड हो रहा है तो मेरा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में वो जाना चाहिए, लेकिन मैंने तो इसको ओवरऑल दिखा दिया है ना यहाँ पर। अगर मैंने इसको ओवरऑल दिखा दिया तो तुम लोग को कैसे समझ में आएगा कि ये 100 का इम्पैक्ट इसमें है कि नहीं? तो वही हम बता रहे, बिल्कुल है, क्योंकि हम लोगों ने इस बार 100 रिसिप्ट किया है तो बिल्कुल है उसका इम्पैक्ट। एक्चुअली हम लोगों ने जो 17,320 रिसिप्ट किया है वो कौन कौन से ईयर का किया? 18-19 का 800 और 2021 का 100, और उसके साथ साथ हम लोगों ने 1920 का कितना रिसीव होना चाहिए? वैसे तो 17,320, लेकिन 200 पहले से मिल चुका था तो 17,120 रिसीव होना चाहिए। उसमें से हम लोगों ने कितना रिसीव किया वो कैसे पता करेंगे? टोटल रिसीवमेंट से ये दो रिसिप्ट हटा दिया तो पता चल जाएगा कि कितना रिसीव हुआ 1920 का, ठीक है, और होना कितना चाहिए था। उसमें जो गैप आ रहा है वही हमारा आउटस्टैंडिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्ट के लिए। बाकी हम लोग को पता है कि ये जो हम लोगों ने अकाउंट बनाया ना उस पे सारे रिसिप्ट का इम्पैक्ट आ चुका है। अब जैसे प्राइस फंड का ओपनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ रिसिप्ट नहीं हुआ है कि इसका एंट्री कैश रिलेटेड होगा। उसके बाद इंटरेस्ट मिला है, हाँ ये एंट्री होना चाहिए। इंटरेस्ट का इनकम हुआ है तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, ठीक है, इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड, टू इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड। कितना हो जाएगा? 1000। और ये कहाँ ट्रांसफर होगा? नॉर्मली इंटरेस्ट जैसे हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये पीएल के जगह इनकम एक्सपेंडिचर में फिर होना चाहिए, लेकिन वहां भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ठीक है, ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी से जो इनकम हो रहा है हम लोग का वो लाइबिलिटी में ही जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट टू इनकम फंड टू इंटरेस्ट टू प्राइस फंड, टू प्राइस फंड हो जाएगा। मतलब ऐसे होगा, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड टू प्राइस फंड। प्राइस फंड में जाके ये ऐड हो जाएगा, देखो प्राइस फंड में जाके ही ये ऐड हुआ है, ये देखो प्राइस फंड में जाके ये ऐड हो गया, ठीक है। फिर 200 प्राइस से एक्सपेंस हुआ है, प्राइस फंड से 200 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा प्राइस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फिर हमें एक्सपेंसेस साइड में लिखना पड़ेगा बाई प्राइस एक्सपेंस। कितना हो जाएगा? 2000, ठीक है। अब ये एक्सपेंस कहाँ चार्ज होगा? प्राइस फंड में चार्ज होगा। तो एंट्री क्या होगा? ये देखो पहला एंट्री तो ये हुआ प्राइस एक्सपेंस टू कैश। अब इसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? क्योंकि कोई भी एंट्री ओपन होता है तो वो क्लोज होगा। अब क्लोज कहाँ पर होगा? प्राइस फंड में होगा। तो प्राइस फंड कम हो जा रहा है तो कम होने से डेबिट होगा, फंड बढ़ने से क्रेडिट होगा, फंड लायबिलिटी है। प्राइस फंड अकाउंट डेबिट टू प्राइस एक्सपेंस, ठीक है, तो प्राइस फंड से लेस करना पड़ेगा, देखो वही किया हुआ है, प्राइस एक्सपेंसेस की जगह प्राइस लिखा है। जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस तो इस बार का नहीं है, वो तो एक ब्रॉट डाउन बैलेंस है, तो उसके साथ कैश या बैंक का कोई रिलेशन नहीं। ये डेफिसिट है, इसका भी कैश बैंक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एंट्रांस फीस ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं कि एंट्रांस फीस रिसीव हुआ है। मैंने यहाँ पहले ही 2600 दिखा दिया था, ये देखो यहाँ पर 2600, तो इसका इम्पैक्ट आ गया। अब इधर देखो यहाँ पर फर्नीचर, तो फर्नीचर तो हम लोगों का इस बार परचेज हुआ है ऐसा नहीं बोला है, ठीक है, फर्नीचर पहले से ही था। तो अगर परचेज नहीं हुआ है तो कैश बैंक का तो कोई एंट्री होगा नहीं। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन लगा है, ठीक है, वो हमारा कैश बैंक से रिलेटेड है नहीं। ग्राउंड एंड बिल्डिंग, ग्राउंड एंड बिल्डिंग का भी हमारा कैश बैंक से कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि इस बार परचेज नहीं किया। अगर इस बार परचेज करते तो लिखा हुआ होता, तो फिर हम लोग रिसिप्ट सॉरी पेमेंट साइड में लिख सकते थे कि हाँ हम लोगों ने ग्राउंड और बिल्डिंग खरीदा 47,000 का। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट इस साल किए हैं ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। अगर बोल देता तो हम लोग एक्सपेंस यानी पेमेंट साइड में लिखते कि हम लोगों ने प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट परचेज किया, इसीलिए हम लोग का 20,000 का एक्सपेंस हुआ। हाँ कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय कैश इन हैंड, बाय कैश इन हैंड या फिर बाय बैलेंस सीडी, ऐसे लिख के कैश इन हैंड लिख सकते हो, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। कैश इन हैंड हम लोग का कितना हो जाएगा? 2300। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये तो आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब इसका तो कैश बैंक के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, रिसीव पेमेंट अकाउंट के साथ। जब आउटस्टैंडिंग है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ही नहीं हुआ है, बस कंप्लीट हो गया। और ये आउटस्टैंडिंग का भी कुछ यहाँ पर कैश मतलब रिसीव पेमेंट अकाउंट के साथ ट्रीटमेंट नहीं है। और एडवांस वाला जो था वो हम लोगों ने ट्रीटमेंट देख लिया कि एडवांस 200 और 100 हमारा यहाँ पर एडजस्ट होके ही ये बैलेंस निकल के आया है, 200 और 100, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्लोज करेंगे तो हो जाएगा।
देखते हैं कितना आ रहा है। हम इधर वाला पहले क्लोज करें, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बैलेंस आ जाए, क्योंकि नॉर्मली रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का एक ओपनिंग क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस होता है। तो देखते हैं 10,600 प्लस 1240 प्लस 11,000 प्लस 2,600 to 4,900 27,740 इतना पेमेंट हुआ है। 27,740 इनकम हुआ है 2,000 3,000 4,000 4,000 5,500 5500 5,500। अच्छा, फिर 17,320 माइनस 260। अच्छा, फिर भी अमाउंट बचेगा, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हम लोग का ओपनिंग कैश बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि और तो इनकम साइड में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये ओपनिंग कैश बैलेंस है 4660। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है, ऑड टाइप है क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली ना हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बना लेते हैं आसानी से, लेकिन उससे जब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने का रिक्वायरमेंट होता है तो हो सकता है हम लोगों से गलत हो, क्योंकि यहाँ पर हमें कैश का इम्पैक्ट दिखाना चाहिए। इसलिए मैंने जो है धीरे धीरे करके दिखाया कि कैसे करके इसका डिटेल्स हमें करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि समझ में आया है, नहीं आया तो बोल सकते हो, कोई भी पॉइंट में डाउट है तो। अच्छा, इसके बाद 12 वाला बाद में करेंगे, और एक 8th नंबर वाला भी मैंने बाकी रखा हुआ है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का। हम लोग को क्या प्रिपेयर करके देना है, देखते हैं क्या प्रिपेयर करके देना है। यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर होगा, और क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड द बैलेंस शीट और along with the necessary working note। ठीक है, तो देखो क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ये दोनों ही हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए। अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत हो, अगर कैपिटल फंड या जनरल फंड कुछ भी हमें गिवन नहीं है, तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। एंट्रेंस डोनेशन, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीप्ट, ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। सेल ऑफ एसेट, ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है। हाँ, एसेट सेल करके अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है तो वो हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, क्योंकि एसेट सेल का एंट्री क्या होता है, कैश और बैंक टू एसेट। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट हुआ, ये देखो, कैश टू एसेट, अगर एसेट हम लोगों ने सेल कर दिया। अगर प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल, यहाँ पर पीएल के जगह इनकम एक्सपेंडिचर, और अगर लॉस हुआ तो पीएल डेबिट, यहाँ पर पीएल के जगह इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम एक्सपेंडिचर में हम लोग का क्या जाएगा, एसेट सेल करके प्रॉफिट या लॉस, डायरेक्टली ये वैल्यू नहीं जाएगा। मिसलेनियस इनकम इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है रिसिप्ट एट कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ये सारे चीजों से इनकम हुआ है टोटल इतना। ठीक है, ये सारे चीजों से टोटल इतना हम लोग का इनकम हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आना चाहिए। ठीक है, ये इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सैलरी, ये जो है इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। क्रेडिटर, ये हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम है, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर। पोस्टेज, टेलीफोन टेलेक्स, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर। ग्लास एंड टेबल लाइनन, ग्लास एंड टेबल लाइनन, ये जो है ये हम लोग का ये एक्सपेंस है। अच्छा, देखते हैं इसका नेचर क्या है। फिलहाल तो अगर एक्सपेंस का मतलब रेवेन्यू नेचर का होगा तो ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में ही आएगा। मुझे लगता है ये इनकम एक्सपेंडिचर में ही आना चाहिए। क्रॉकरी बोला है, क्रॉकरी जो है ये हम लोग का हो जाएगा, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। ठीक है, ये सब हम लोगों ने परचेस किया है। अच्छा, उसके बाद गार्डन अपकीप, ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। मेंबरशिप फीस, अगर ये कैपिटलाइज्ड करने बोला है तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली तो इनकम एक्सपेंडिचर में आ सकता है। ठीक है, और अगर इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकली बताएगा तो हमें देखना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा। इंश्योरेंस भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हम लोग का बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में आना चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है नीचे।
फिक्स्ड एसेट का नेट वैल्यू दिया हुआ है, ये सब 1/4/2019 का वैल्यू है, मतलब ओपनिंग वैल्यू। ये देखो 1/4/19 का मतलब हम लोग का ओपनिंग का वैल्यू दिया हुआ है। फिक्स्ड एसेट 5 लाख है, स्टॉक 3,80,000 है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 12% सिक्योरिटीज पे 5 लाख। ये एसेट में जाएगा, ठीक है। कौन से एसेट में? ओपनिंग वाले। ये भी ओपनिंग वाले एसेट में जाएगा, ये भी ओपनिंग वाले एसेट में जाएगा, क्योंकि सभी 1/4/19 का वैल्यू दिया हुआ है। तो ओपनिंग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर ये सब एसेट साइड में चला जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सारे आइटम 1/4/19 का है तो ये सब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, सभी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हम लोग का एसेट साइड में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाएगा, सब्सक्रिप्शन एडवांस लाइबिलिटी में जाएगा, एंट्रांस डोनेशन रिसिप्ट पेंडिंग मेंबरशिप, मतलब एंट्रांस डोनेशन ले लिया है हम लोगों ने किसी से, लेकिन उनको मेंबरशिप अभी तक अलॉट नहीं किया है, मतलब ये लाइबिलिटी हो गया। जैसे कि एंट्रांस फीस क्यों लिया गया है? ताकि हम लोगों ने मेंबरशिप दे, बट मेंबरशिप दिया ही नहीं, ये पेंडिंग रखा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। अच्छा, फिर ग्रेचुइटी फंड, तो एनी फंड लाइबिलिटी होता है तो ये लाइबिलिटी में जाएगा, सभी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बोल रखा है, 31 मार्च 20 में 18,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सेम पीरियड का 7,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000। अच्छा, इसके बाद 50% ऑफ द इंट्रांस डोनेशन कैपिटलाइज्ड करना है, यहाँ बता दिया है। तो इसका मतलब जो इंट्रांस डोनेशन हम लोग का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में है उसका 50% इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, 50% हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा। देयर वाज नो पेंडिंग मेंबरशिप एज ऑन 31 मार्च 2020, बोल रहा है 31 मार्च 2020 में कोई भी ऐसा मतलब एंट्रांस फीस नहीं था जो रिसीव्ड हुआ और उसके अगेंस्ट में जो है मेंबरशिप नहीं दिया गया। ये एक जगह पे बोल रहा है कि मेंबरशिप नहीं दिया गया एंट्रांस डोनेशन लेने के बाद भी, ये प्रीवियस ईयर वाला बात था, ठीक है। और करेंट ईयर में ये देखो 31 मार्च 2020 में ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ कि लोगों से डोनेशन तो ले लिए बट उन्हें मेंबरशिप हम लोगों ने अलॉट नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ है। कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट सेल कर दिया गया उसका कॉस्ट है 10,000। कितने में सेल हुआ? ये देखो एसेट सेल हुआ था हम लोग का 8,000 में, ये देखो सेल ऑफ एसेट 8,000, तो 8,000 में सेल हुआ कितने का एसेट? 10,000 का, तो ये लॉस है 2,000 का, ठीक है। ये लॉस कहां पर जाना चाहिए? इनकम एक्सपेंडिचर में, मैंने भी थोड़ी देर पहले एंट्री दिखाया था। डेप्रिसिएशन देना है एसेट पे 10% करके, ठीक है। सारे डेप्रिसिएशन हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा ट्रांसफर होके। फिर बोल रहा है यहाँ पर a sum of 20,000 received in October 19 as entrance donation, entrance donation के तौर पे अक्टूबर 19 में 20,000 received हुआ था from an applicant was to be refunded as he was not fulfilling the requisite membership qualification। अब उनको कर देना है रिफंड वो पैसा, क्यों? क्योंकि जो मेंबरशिप होने के लिए जो क्वालिफिकेशंस का जरूरत है वो उनके पास नहीं है, तो जिस मेंबर से 20,000 लिया गया था उनको वो रिटर्न कर दिया जाएगा। द रिफंड कब किया गया है? 3/6/2020, ठीक है। लेकिन रिफंड करना है वो तो हम लोगों ने पहले ही सोच लिया था। रिफंड जो है फिजिकली कब हुआ है? 3/6/2020, इसीलिए तुम लोग देख सकोगे कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में हमारा इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। पेमेंट साइड में देख लो, रिफंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि पेमेंट अकाउंट तो हमारा 31 मार्च तक बना है, पेमेंट किया गया है 3rd जून को, ठीक है, 3rd जून को। तो इसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि रिफंड तो करना है, लाइबिलिटी तो जनरेट हो चुका है, बट पेमेंट हम लोग कर रहे हैं 3rd जून को। परचेस किया गया है ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख का, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है द क्लब as a matter of policy charges up to income and expenditure account all purchases made on account of crockery, cutlery, glasses and linen in the year of purchase। बोल रहा है जिस साल ये सारे आइटम परचेस होगा, ये सारे आइटम्स को हमें कहाँ दिखाना है? इनकम एक्सपेंडिचर में। यही क्लब का पॉलिसी है। तो कौन कौन सा परचेस दिखाना पड़ेगा? क्रॉकरी, कटलेरी, ग्लास एंड लाइनेन, तो ये सब इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। कंफर्म हो गया, ये देखो ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। हाँ, ये दोनों चीज जो है हम लोग का फिर इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इस बात का कंफर्मेशन हमें यहाँ से और भी मिल गया क्लियरली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करके देना है, ठीक है।
तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारा डिटेल्स के साथ है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का यहाँ जगह बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ लायन क्लब receipt income and expenditure account, income and expenditure account for the year ended 31st of March 2020. Debit इनकम एक्सपेंडिचर बोल के भी लिख सकते हो, पर्टिकुलर भी लिखा जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर बोल के भी लिखा जा सकता है। ग्रेट, ये तो पूरा ही जगह लग जाएगा क्योंकि बहुत सारा डेटा है। यहाँ भी थोड़ा जगह रख लेते हैं, पता नहीं इसमें हो ना हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 31st of March 2020. Liability, asset. अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए, जो कि हमें वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं कुछ जो भी मतलब कैपिटल या जनरल फंड। तो पहला वर्किंग नोट बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब 1/4, ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब 1/4/2019 का बैलेंस शीट, ये इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा, इसमें सबसे पहले कैश और बैंक 10,000 और 3850, कैश 10,000 और बैंक 3850। अच्छा, इसके बाद सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन पे हम लोग का बहुत सारा एडजस्टमेंट है। तो सब्सक्रिप्शन वैसे तो हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए बाई साइड में, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का हमें एडजस्टमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन का जब अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर हम वर्किंग नोट 2 बना के यहाँ पर पुट कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन बोल के एक अकाउंट। सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर टू इनकम एक्सपेंडिचर बाई रिसिप्ट पेमेंट मतलब बाई बैंक बोल के सब्सक्रिप्शन का कितना दिख रहा है 2,02,750, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, ये वर्किंग नोट का जो भी डेटा आएगा उसको वहां पर दिखा देंगे टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के। फिर एंट्रांस डोनेशन। अच्छा, एंट्रांस डोनेशन का भी बहुत सारा एडजस्टमेंट था, उसका भी एक अकाउंट या फिर जो भी हो, अगर हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट पे करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक अकाउंट ही बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 डोनेशन बोल के, या फिर एंट्रांस डोनेशन। एंट्रांस डोनेशन का एक अकाउंट बना लेते हैं। एंट्रांस डोनेशन रिसीव हुआ है 1 लाख, तो ये हो जाएगा बाई बैंक या कैश बोल के 1 लाख। अच्छा, इसके बाद एंट्रांस डोनेशन लिख लेते हैं। वर्किंग नोट 3 से आंसर आ जाएगा, ये वर्किंग नोट 2 से आंसर आएगा बाई एंट्रांस डोनेशन, ये वर्किंग नोट 3 से हमें आंसर मिलेगा जब कंप्लीट होगा वर्किंग नोट। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीप्ट, तो इंटरेस्ट रिसीप्ट हो जाएगा बाई इंटरेस्ट रिसीप्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में भी ना एडजस्टमेंट था, ये देखो 58,000 और इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट। अच्छा, एडजस्टमेंट था नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये देखो इंटरेस्ट किस चीज का मिल रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 12% रेट ऑफ अगर इंटरेस्ट मिलने वाला है तो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए 60,000, जबकि इंटरेस्ट मिला है कितना, इंटरेस्ट मिला है देखते हैं, यहाँ मिल जाएगा
58,000। ये देखो, इसका मतलब 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ लिख देंगे, ये देखो 58,000 ये दिया हुआ है, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा 2,000, तो टोटल हो जाएगा 60,000। अब ये हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया, ये देखो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 5 लाख, ये देखो 5 लाख का इंटरेस्ट था, 12% करके होना चाहिए कितना 60,000, बट कितना इंटरेस्ट मिला है 58,000, तो 2,000 हम लोग का आउटस्टैंडिंग है, तो ये ड्यूरिंग द ईयर का है, तो हमारे करेंट बैलेंस शीट में आना चाहिए लाइबिलिटी इनकम साइड में, ठीक है, मतलब सॉरी इनकम बोल रहे हैं, एसेट साइड में, क्योंकि हम लोग का इनकम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट लिख सकते हैं या फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। मिलना चाहिए था 60,000 बट मिला है 58,000, तो 2,000 हम लोग का रिसीवेबल हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट के बाद देखो सेल ऑफ एसेट, तो जैसे मैंने बोला सेल ऑफ एसेट तो नहीं आएगा, एसेट सेल करके लॉस या प्रॉफिट हो वो आएगा, तो हम लोगों ने देखा कि लॉस है, एसेट सेल करके लॉस है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चेक किया था, तो यहाँ पर लिखते हैं टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है, ये देखो 8,000 में सेल हुआ, रिसिप्ट इतना हुआ, और यहाँ पर बताया था जो एसेट सेल हुआ है उसका कॉस्ट है 10,000, तो 10,000 माइनस हो जाएगा 8,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2,000, 2,000 हो गया, बस इसका तो और कहीं एडजस्टमेंट नहीं होगा। उसके बाद हाँ होगा, एक जगह पे होगा, ये जो एसेट सेल हो गया, जब हम लोग फिक्स्ड एसेट का डेटा लिखेंगे तब हम लोग दिखाएंगे, ये हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। और यहाँ पर बोला है मिसलेनियस इनकम, इसका कोई हम लोग का जो है एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हैं बाय मिसलेनियस इनकम 9,000। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है रिसिप्ट, ये सब रिसिप्ट मिला है, एक्चुअली ये सब इनका अर्निंग का जो है वे है, ठीक है, अर्निंग का मीडियम है, जैसे कि टेनिस कोर्ट से अर्निंग कर लेते हैं, स्विमिंग पूल से, सॉफ्ट ड्रिंक से, कॉफी रूम से, ठीक है। इसका क्या करेंगे, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ट्रेडिंग में हम लोग ये सब स्टॉक वगैरह का डिटेल्स लिख के जो जीपी आता है उसे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर जो भी इनकम हुआ है उसका एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बना के वहां पर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ या फिर इसे नॉर्मल जो है स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखो, वैसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग पूरा का पूरा एडजस्टमेंट जो है ये वाला हम लोग वर्किंग नोट में दिखाएंगे, ये देखो, ये यहाँ पर और अलग से नहीं दिखाएंगे, जैसे ये ट्रेडिंग जैसा आइटम हो गया ना, तो यहाँ पर देखो वर्किंग नोट नंबर 4, तो यहाँ पर दिखाते हैं रिसीप्ट फ्रॉम कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ठीक है, ये सबसे इनकम है 1,02,000, अच्छा, इसके बाद 85,10,000, 85,10,000 और 10,70,000, ये सब रिसिप्ट हुआ है, मतलब सेल, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, सेल, सेल करके अर्निंग हुआ है, तो 10,70,000 प्लस 5,10,000 प्लस 80,000 प्लस 1,02,000, क्या अगर हम लोग इसको इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देते तो गलत हो जाता, नहीं गलत नहीं होता, और भी बहुत सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट जैसे कि प्रॉफिट वगैरह सेल से हो रहा है, तो ये पॉइंट को हम लोग वर्किंग नोट में बना लेंगे तो हमारे लिए करने में आसानी हो जाएगा, तो ये टोटल सेल है। अब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे कि सेल जो है उसके अगेंस्ट में कॉस्ट क्या था, जब वो पॉइंट आएगा तब तक हम यहाँ पर इस चीज को नहीं लिख रहे हैं, अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो ये बाई साइड में लिखना पड़ेगा ये सारे आइटम को, ठीक है, अगर चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम वर्किंग नोट में दे रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस में देखो सैलरी 1,20,000, तो सैलरी में भी एडजस्टमेंट था, तो यहाँ लिखते हैं पहले टू सैलरी 1,20,000। अब देखते हैं क्या एडजस्टमेंट था,
सैलरी में एडजस्टमेंट था यहाँ पर, ये देखो सैलरी में एडजस्टमेंट था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरी 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000, ये सब ड्यूरिंग द ईयर का है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ बोला नहीं है, देखो यहाँ पर ऊपर कुछ बोला नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो है वो तो मैं अलग से बता दिया, तो ये सब ड्यूरिंग द ईयर का है। तो यहाँ पर बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी 8,000 और 15,000, मतलब हम लोगों ने सैलरी का 8,000 नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग बोल के यहाँ पर 8,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,28,000। और ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। अच्छा, इसके बाद सैलरी के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हम लोग का क्रेडिटर, ये हम लोग के बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ पर क्रेडिटर। क्रेडिटर है ये हम लोग का है 15,20,000। अच्छा, इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हम लोग का एक्सपेंसेस में जाएगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बोल के 70,000, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग का कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन था नहीं, तो ये डायरेक्टली पुट हो जाएगा। उसके बाद पोस्टेज, ये भी डायरेक्टली चला जाएगा 40,000 टू पोस्टेज। अच्छा, इसके बाद टेलीफोन टेलेक्स 52,000। अच्छा, इसके बाद देखो रिपेयर्स मेंटेनेंस 48,000 टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 48,000। ये सब हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई किया ना, ये सब इनकम एक्सपेंडिचर में आने वाला है, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट था नहीं। क्लास टेबल ये सब हमें बोला है, नीचे इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये सबको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाओ, तो इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे ग्लास एंड टेबल लाइनन 14,000। अच्छा, उसके बाद क्रॉक नहीं, ये 12,000, 12,000। अच्छा, फिर क्रॉकरी आइटम ये 14,000। ये हमें बोल दिया स्पेसिफिकली कि ये हमें इनकम एक्सपेंडिचर में ही दिखाना है, इसका कोई एडजस्टमेंट था नहीं तो डायरेक्टली दिखा दिया। फिर बोला है गार्डन अपकीप, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो टू गार्डन अपकीप 8,000। अच्छा, इसके बाद मेंबरशिप फीस है 4,000, तो ये भी लिख लेते, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। मेंबरशिप फीस ये प्रीवियस ईयर का था एक, वो हम लोग देखेंगे कि मेंबरशिप दिया नहीं गया था, वो डोनेशन से रिलेटेड था, मेंबरशिप फीस अलग है, ठीक है। वहां बोला था कि डोनेशन जो है वो हमें मिला है, लेकिन हम लोगों ने उनको मेंबरशिप अलॉट नहीं किया, ऐसा बात बोला था, लेकिन वो एंट्रांस डोनेशन से रिलेटेड है। ये मेंबरशिप फीस जो है ये अलग पॉइंट हो गया, तो इस पे तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो ये हम लोगों ने डायरेक्टली लिख लिया। उसके बाद है देखो इंश्योरेंस, इसका कुछ प्रीपेड वगैरह था, तो एक बार यहाँ लिखते हैं, देखते हैं कितना हो। इंश्योरेंस इनर कॉलम में लिख देते हैं 5,000, इसका एडजस्टमेंट था, ठीक है। जब आएगा पॉइंट तो देख लेंगे, बार बार जो है चेंज करने से प्रॉब्लम होगा। इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी एडजस्टमेंट था, इलेक्ट्रिसिटी 28,000, तो हम यहाँ एक लाइन जगह रख के यहाँ लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर लिख दिया मैंने 28,000, इसका भी एडजस्टमेंट था। एग्जाम टाइम में पॉइंट आउट करने से पता चलेगा। क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड बैंक 8,000 और 2,24,000, यहाँ पर लिखे कैश 8,000 और बैंक बैलेंस है 224,600, 224,600 हो गया। ये सारा हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। फिक्स्ड एसेट 5 लाख, ये सब हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट
5 लाख। अच्छा, फिक्स्ड एसेट हम लोग का 5 लाख हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिक्स्ड एसेट के बाद। स्टॉक 3,80,000, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आता है ना बैलेंस शीट में, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है 3,80,000। अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट 5 लाख, तो इन्वेस्टमेंट 5 लाख। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 5 लाख हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000, तो ये भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000। अच्छा, इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, तो प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी लिखना पड़ेगा एसेट साइड में। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है सन्ड्री क्रेडिटर 1,12,000, ये लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 1,12,000। अच्छा, इसके बाद सब्सक्रिप्शन एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000। एंट्रेंस डोनेशन रिसिप्ट पेंडिंग मेंबरशिप, मतलब ये भी लाइबिलिटी हो गया। एंट्रेंस डोनेशन एडवांस 1 लाख, एडवांस एंट्रेंस डोनेशन। ठीक है, यहाँ ना मेरा जगह बहुत कम हो गया। एंट्रेंस डोनेशन 1 लाख। अच्छा, फिर यहाँ पर ग्रेचुइटी फंड 1,50,000, ग्रेचुइटी 1,50,000। ठीक है, अब ये सब ऐड करने के बाद हमें ओपनिंग कैपिटल जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि और तो कोई डेटा है नहीं। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन को भी अब हम लोग यहाँ से देखो लिख लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 मतलब टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग वाला है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। और देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कुछ था, एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी, ये यहाँ भी पुट होगा। हर एक एडजस्टमेंट देखो, हर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम लोग का इनकम रिसिप्ट पेमेंट के बाहर है, वो 2 जगह पे जरूर पुट होगा। ठीक है, तो मैंने देखो ये पुट कर दिया यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का डेटा यहाँ से देख के। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। इसके बाद बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस 31 मार्च 18,000, एडवांस है 18,000, तो टू बैलेंस सीडी 18,000। ठीक है, ये इस साल का एडवांस है। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000 2020 का, तो बाई बैलेंस बीडी ये हो जाएगा हम लोग का 7,000। अच्छा, ये कहाँ पोस्ट होना चाहिए। एक तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए किया, बेसिकली इससे हमें इनकम एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब ये इनकम एक्सपेंडिचर के लिए पोस्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये हम लोग का बैलेंस शीट में भी जाना चाहिए, बैलेंस शीट में जाएगा हम लोग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 2 जगह पे तो हमेशा होना चाहिए इफेक्ट, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और एक हो जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग, ये देखो एडवांस है 18,000 और आउटस्टैंडिंग है 7,000, तो 18,000 और 7,000 हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी, वो तो मैंने लिख दिया सैलरी इलेक्ट्रिसिटी, और इसका मैंने अकाउंट नहीं बनाया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा, यहाँ लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसका शायद एडजस्टमेंट नहीं किया मैंने, जगह रखा हुआ था। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का है यहाँ पर 15,000, इसीलिए लाइन बाय लाइन करने से ठीक होगा। ये सैलरी वाला बीच में मैंने जो है स्क्रॉल डाउन करके देख लिया ना, इसी वजह से जो है लग रहा है मेरा इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, मुझे ऐसा लगा, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बाकी था, तो यहाँ पर ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी है हम लोग का कितना 15,000, तो करेंट ईयर का हम लोगों ने बाकी रखा है, तो ये ऐड होगा। ठीक है, करेंट ईयर का बाकी रखा है तो ऐड होगा 28 प्लस 15, देखते हैं कितना होगा 28 प्लस 15, तो ये हम लोग का हो गया 43,000। ठीक है, ये 43,000 अगर इसका अकाउंट बनाते हो तो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में यहाँ पर लिखा गया होगा बाई, ऐसे होगा
इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो ये टू कैश हुआ होगा 28,000 और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ये हम लोग का एक्सपेंस है तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी इधर दिखाना चाहिए। टू बैलेंस सीडी बोल के ये आ जाएगा 15,000, फिर ऐड करने पे आ जाएगा बाई इनकम एक्सपेंडिचर बोल के 43,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर का कोई डेटा था नहीं, ये पूरा ही करंट ईयर का पेमेंट और करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। तो इसका इफेक्ट मैंने यहाँ पर भी दिखा दिया है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसके बाद 50% एंट्रेंस डोनेशन कैपिटलाइज्ड करना है और कोई मेंबरशिप फीस जो है वो हम लोग का आउटस्टैंडिंग नहीं है, मेंबरशिप अलॉटमेंट बाकी नहीं है, ठीक है। तो एंट्रेंस डोनेशन हम लोगों ने लिखा है, इसका 50% हमें कैपिटलाइज्ड करना है, यानी 50% हम लोगों को रेवेन्यू दिखाना है। तो 50% हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के 50% जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इससे रिलेटेड यहाँ पर और एक पॉइंट है, ये पर एंट्रेंस डोनेशन प्रीवियसली रिसीव्ड हुआ था, ये देखो एंट्रेंस डोनेशन का यहाँ पर देखो एडवांस एंट्रेंस डोनेशन, ठीक है 1 लाख, ये प्रीवियस ईयर का एडवांस था यानी लाइबिलिटी था, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 1 लाख, ठीक है। ये तो करंट ईयर का रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से मिला, बैलेंस शीट से दिख रहा है जो भी हम लोगों ने बनाया कि एडवांस एंट्रेंस फीस लिया गया था 1 लाख, तो टोटल एंट्रेंस फीस रिसिप्ट कितना हुआ 2 लाख। अब इसमें बोला है हम लोग का कि इसका जो है 50%, अच्छा इसमें और एक पॉइंट भी है, हम लोगों को कुछ रिफंड करना था ऐसा पॉइंट बोला था, ये देखो ये यहाँ बोल रखा है तो इसको हमें पढ़ लेना चाहिए अकाउंट को क्लोज करने के पहले कि 20,000 अक्टूबर में हम लोगों ने रिसीव किया था, बट डिसाइड किया कि ये एंट्रेंस फीस रिफंड कर देंगे क्योंकि जिनको ये अलॉटमेंट देना है मेंबरशिप का इस एंट्रेंस डोनेशन के बिहाफ में, उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, मेंबरशिप क्वालिफिकेशन उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 20,000 हमें रिफंड करना है, बट हम लोगों ने किया कब, जून में, तो अभी तक हमारे पास ही दूसरे का पैसा पड़ा हुआ है 31 मार्च तक, तो वो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना होगा 20,000, भले ही हमें रिसीव हुआ है 2 लाख का डोनेशन, लेकिन 20,000 हम लोग रिफंड करेंगे ऐसा सोच लिया है, यानी हम लोग का इनकम डोनेशन का हो रहा है, इसका मतलब 1,80,000, ठीक है। अब 1,80,000 का हाफ हमें रेवेन्यू दिखाना है, हाफ कैपिटलाइज करना है, तो जो हम लोग रेवेन्यू दिखाएंगे उसे इनकम एक्सपेंडिचर बोल के 90,000 ट्रांसफर करेंगे, और जो हम लोग कैपिटलाइज करेंगे वो कहाँ ऐड करने के लिए बोला है, बोला नहीं है कहीं पर ऐड करने के लिए, तो हम लोग कैपिटल फंड में उसे एडजस्ट कर सकते हैं, टू कैपिटल फंड बोल के लिख सकते हो, ठीक है। कैपिटल फंड बोल के 90,000, जनरल फंड तो दिया नहीं है यहाँ पर, तो कैपिटल फंड में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर से ये वाला बता देता है, देखो एंट्रेंस डोनेशन ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि हम लोगों ने पहले से एडवांस में एंट्रेंस डोनेशन 1 लाख ले रखा था, ओपनिंग मिला हमें, और इस बार 1 लाख रिसीव किया, टोटल 2 लाख। अब 20,000 किसी को रिफंड कर देंगे ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि उसका कुछ इश्यूज आ गया है, उसको हम लोग मेंबरशिप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो 1,80,000 हमारा मेंबरशिप एंट्रेंस डोनेशन हमारे पास रह रहा है, इसका 2 पार्ट करने बोल रहा है, हाफ कैपिटलाइज्ड हाफ रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू में जाएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जो कैपिटलाइज्ड होगा वो कैपिटल फंड में जाके ऐड हो जाएगा, या फिर एंट्रेंस डोनेशन बोल के भी दिख सकता है। तो फिर हम लोग इसको दिखाएंगे, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा एंट्रेंस डोनेशन बोल के, यहाँ पर आ जाएगा 90,000, यहाँ जगह रखा था मैंने, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आ जाएगा एंट्रेंस डोनेशन बोल के कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं कैपिटल फंड, और यहाँ पर जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा वो एडजस्ट होगा, फिर यहाँ पर लिखेंगे एंट्रेंस डोनेशन, ये भी हम लोग का हो गया 90,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि 10,000 था वो सेल हो गया है 1/4/2019 में जो 10,000 था, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर हमें लिखना चाहिए इसका मतलब। तो देखो हम लोग के पास ओपनिंग में कितना एसेट था 5 लाख, ठीक है। उसके बाद उसमें से एसेट सेल हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में, तो यहाँ पर देखो हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कितना था पहले 5 लाख था, 5 लाख में से कितना सेल हो गया, 5 लाख में से हम लोग का सेल हो गया है 10,000, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर था 5 लाख, लेस कर देंगे सेल 10,000, ये देखो यहाँ पर बोला है 10,000 का जो कॉस्ट था एसेट का वो सेल हो गया है,
तो यहाँ पर बच रहा है कितना 4,90,000 का एसेट। अब इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी चार्ज करना है हम लोग कर सकते हैं, लेस यहाँ पर देंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जस्ट इसके बाद ही बोला है, ये देखो 10% देना है, तो 10% यानी 49,000। तो 49,000 होने से ये यहाँ पर हो जाएगा 4,41,000। और ये डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट बोल के। अच्छा यहाँ तो जगह नहीं है, हम यहाँ लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ये वैल्यू हो रहा है हम लोग का 49,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट हो गया। और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था इंफॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 20,000 जो हम लोगों ने एडवांस 20,000 का सम हम लोगों ने जो एज ए इंट्रेंस डोनेशन रिसीव किया है वो हम लोग बोले हैं कि बाद में रिफंड करेंगे, अभी तक रिफंड नहीं किया है तो वो हमारे पास एज ए लाइबिलिटी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडवांस, यहाँ पर लिखेंगे एडवांस डोनेशन, एडवांस नहीं ये रिफंडेबल है। ठीक है, इसे रिफंड करना पड़ेगा तो भी लाइबिलिटी है, तो लैंग्वेज लिखना चाहिए हमें रिफंडेबल डोनेशन। रिफंडेबल डोनेशन ये हम लोग का हो जाएगा 20,000। ये हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ये देखो जो रिफंडेबल डोनेशन है ये यहाँ भी लिखना पड़ेगा। देखो हर एक आइटम 2 बार जाएगा। ये देखो सब्सक्रिप्शन एडवांस जो है, एक तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्ट होता है, मतलब जो हम तो अकाउंट बना के करते हैं ये भी इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, एज वेल एज ये बैलेंस शीट में भी जाता है, दोनों जगह गया हुआ है। इनकम एक्सपेंडिचर में वो एज ए वर्किंग नोट दिख रहा है हमें, आउटस्टैंडिंग सैलरी को मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में भी एडजस्ट किया, बैलेंस शीट में भी दिखाया। एंट्रेंस फीस जो कैपिटलाइज्ड करना है ये भी हमारे 2 जगह पे गया है, बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम एक्सपेंडिचर में। कॉस्ट ऑफ एसेट जो सेल हुआ ये हम लोगों ने एक बैलेंस शीट में उसका डिडक्ट करके दिखाया, और इनकम एक्सपेंडिचर में भी हम लोगों ने इसका यूज किया लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। डेप्रिसिएशन जो है बैलेंस शीट में भी गया, इनकम एक्सपेंडिचर में भी वो एंट्री हुआ। अच्छा फिर इसके बाद देखो सम ऑफ 20,000 जो हम लोगों ने इंट्रांस डोनेशन रिफंड करने का सोचा है वो बैलेंस शीट में भी गया। ठीक है, बैलेंस शीट में भी उसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया, एज वेल एज इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा वो फाइंड आउट करने के लिए भी इसका यूज हुआ, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारा 2 बार यूज होता है ना, वही हम समझा रहे हैं। परचेज किया गया है ड्यूरिंग द ईयर 15 लाख। किस चीज का परचेज हुआ है? वही जो बिजनेस करता है ना, ये लोग ये देखो ये सारे आइटम का यहाँ पर देखो जिस पे रिसिप्ट हुआ था। ठीक है, इस पे परचेज भी किया है इन्होंने, तो यहाँ पर लिखते हैं मतलब ये सारे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनका जो परचेज होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखो परचेज ये रिसिप्ट हो गया, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट, तो कॉस्ट में क्या है परचेज। ये देखो परचेज, ये नॉर्मली परचेज कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग में, वही ट्रेडिंग वाला आइटम हम यहाँ पर अलग से वर्किंग नोट बना के कर रहे हैं। परचेज हो गया, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 2,10,000, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का लेस हो जाएगा 2,10,000। अच्छा ये क्लोजिंग स्टॉक हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? बैलेंस शीट में भी लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट में भी आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000। ठीक है, अच्छा ये परचेज नॉर्मली कहाँ पर आता है? ट्रेडिंग में आता है, तो ट्रेडिंग तो हम लोग नहीं बना रहे, इसलिए यहाँ पर इंफॉर्मेशंस को लिख के फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट कितना है ये सेल वगैरह से। अच्छा उसके बाद यहाँ पर बस और कुछ नहीं बोला है। और ओपनिंग स्टॉक था, ये देखो हम लोग अगर ये बैलेंस शीट में ध्यान दे एक बार, तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। ये देखो एक ओपनिंग स्टॉक बोला था 3,80,000, वो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड आइटम है, तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 3,80,000। तो 3,80,000 का स्टॉक था, 15 लाख का स्टॉक और परचेज किया गया, 15 लाख का स्टॉक और परचेज किया गया, और 2,10,000 का स्टॉक जो है ये रह गया, यानी 16,70,000 का जो है स्टॉक सेल हुआ है। ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कितने में सेल हुआ है? इतने में, तो प्रॉफिट कितना है? -17,62,000। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया 92,000, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाएगा 17,62,000 -16,70,000,
92,000। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट 92,000। ये अगर तुम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देते तो भी होता, तो वहां ओपनिंग स्टॉक लिखते, परचेज लिखते, क्लोजिंग स्टॉक बाई साइड में लिखते, ये सब लिखते, लेकिन वो और भी जो है उसमें डेटा ज्यादा होने की वजह से क्वेश्चन काफी ज्यादा उसका सोल्यूशन बड़ा दिखता। ठीक है, तो ये प्रॉफिट हो गया। आप प्रॉफिट को कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट को जैसे हम लोग जीपी ब्रॉट डाउन करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, वैसे यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देंगे बाई प्रॉफिट बोल के। यहाँ पर 92,000 हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज या ऑपरेशन लिख सकते हैं, बाई प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 92,000। अच्छा, इसका कितना नंबर वर्किंग नोट था? वर्किंग नोट नंबर 4। तो यहाँ लिख लेंगे वर्किंग नोट नंबर 4 से ये हमें मिला। अच्छा, अभी तक मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं कंप्लीट किया, चलो अब सब्सक्रिप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें सारा डेटा अवेलेबल है। 7 + 15 22,000 प्लस 2,02,750, 2,24,750 माइनस ये हो जाएगा 10, 10, 20 और 30,000। तो 1,94,750 ये हम लोग का जाना चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर में। 1,94,750 ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 1,94,750। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या बाकी है क्लोज करना? ये सब तो क्लोज हो गया, ये वाला क्लोज करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट तो कैपिटल फंड मिलेगा 10,000 प्लस 3,850 प्लस 5 लाख और 3 लाख 8,80,000 प्लस 5,13,000 14,06,850 14,06,850 minus 1,50,000 minus 1,12,000 minus 15,000 minus 1 lakh 10,29,850 10,29,850 ये हो गया कैपिटल। 14,06,850 अब ये वाला लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल बोल के जो जगह रखा हुआ था 10,29,850 एंट्रेंस फीस यहाँ पर लिखता है, ऐड करके आउटर में पूरा डेटा ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर फिक्स्ड एसेट वगैरह तो मैंने करवा दिया। अच्छा, क्रेडिटर का एक अकाउंट बना के देख लेते हैं, क्योंकि उसमें परचेस था तो एक क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। देखो परचेस का नीचे इंफॉर्मेशन था ना, इसी वजह से बना रहे, और कोई रीजन नहीं। क्रेडिटर देखो हम लोग का ओपनिंग है 1,12,000, तो बाई बैलेंस बीडी 1,12,000। ठीक है, अच्छा अब परचेस किया है तो ये देखो परचेस किया है 15 लाख, तो बाई परचेस 15 लाख। अच्छा, और क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया है ये हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में मिलेगा 15,20,000। ये शायद मैंने यहाँ लिख दिया है 15,20,000, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो क्रेडिटर का बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिटर को पेमेंट किया है, ये थोड़ी ना यहाँ पर आना चाहिए। ये तो क्रेडिटर का पेमेंट है, क्योंकि पेमेंट साइड में दिख रहा है, तो उसका एंट्री क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक या कैश, जो भी लिखो 15,20,000 इतना पेमेंट किया। और पेमेंट करना कितना चाहिए था? टोटल 16,12,000 ड्यू था। ठीक है, और उसमें से हम लोगों ने 15,20,000 पे किया, तो जो नहीं पे किया वही हम लोग का क्लोजिंग क्रेडिटर होगा। तो ये बैलेंस करने से कितना आ जाएगा? ये हो गया 92,000 आ रहा है। ठीक है, 92,000 आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिटर में हम लोग का बैलेंस जाना चाहिए 92,000 ओपनिंग वाले बैलेंस शीट, सॉरी क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में। ठीक है, ओपनिंग वाला तो गिवन था, क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में वर्किंग नोट 5 बोल के हमें क्रेडिटर लिखना पड़ेगा 92,000। देखो ये गलत अप्रोच हो गया था ना, ये यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर को जो पेमेंट किए वो थोड़ी ना लिखते हैं, जो क्रेडिटर का बैलेंस है वो लिखते हैं कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना बाकी है। तो देखो सारे इंफॉर्मेशन पुट हो गए, अब हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या डेटा है यहाँ पर, 1,94,750 प्लस 90,000 प्लस 60,000
प्लस 9,000 प्लस 92,000 4,45,000 4,45,750 4,45,750 और इधर कितना आ रहा है 2,000 प्लस 1,28,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 52,000 48,000 12,000 14,000 8,000 अच्छा इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट नहीं किया मैंने अच्छा इंश्योरेंस का देख लेते हैं ये मैंने कितना तक किया 4,000 8,000 लास्ट मैंने ऐड किया हुआ है 8,000 और ये 4,000 भी कर लेते हैं इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट नहीं किया मैंने अच्छा ठीक है देख लेते हैं इंश्योरेंस का कोई एडजस्टमेंट रह गया इंश्योरेंस का यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीवियस ईयर का किया हुआ है ये देखो 1419 में प्रीपेड इतना दिख रहा है मतलब ये इसी साल से रिलेटेड आइटम है तो ये हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा देखो प्रीपेड मतलब ही लेस होगा ऐसा बात नहीं है प्रीपेड कब का है ओपनिंग पीरियड का है कितना 1,000 मतलब ये ओपनिंग पीरियड में प्रीपेड दिख रहा था तो ड्यूरिंग द ईयर का ही ना एक्सपेंस हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये प्रीपेड ऐड करने से हम लोग का आ रहा है 6,000 इसका मैं अकाउंट भी दिखा देता है ये देखो इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है ये तो हम लोगों को कैसे मिला इंश्योरेंस टू कैश बोल के रिसिप्ट पेमेंट से मिला 5,000 प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने एडवांस कर रखा था इंश्योरेंस का खर्चा तो एडवांस हम लोग के लिए एसेट था तो टू बैलेंस सीडी कर रखा बीडी हुआ होगा 1,000 और करेंट ईयर में कोई भी आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड नहीं है तो टोटल 6,000 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोल के 6,000 ठीक है तो उसी तरीके से हो गया अच्छा अब ये हो गया हम लोग का 3,78,000 और प्लस इसमें हो जाएगा हम लोग का 6,000 ऐड करेंगे प्लस 6,000 तो ये हो जा रहा है 3,84,000 अच्छा 3,84,000 और इधर भी कुछ वैल्यूज है डेप्रिसिएशन 49,000 4,33,000 इलेक्ट्रिसिटी भी तो था इलेक्ट्रिसिटी ऐड नहीं किया मैंने 43 अच्छा हाँ 43,000 4,76,000 हाँ अब ठीक है 4,76,000 अच्छा ये ज्यादा आ गया एक्सपेंस मतलब डेफिसिट होगा 4,45,750 30,250 डेफिसिट आ रहा है 30,250 बाई डेफिसिट 30,250 यहाँ पर लेस करना पड़ेगा लेस डेफिसिट 30,250 अच्छा -10,29,850 इसको पॉजिटिव कर लेते ये पॉजिटिव आएगा प्लस 90,000 1,62,000 इतना कर ये मैंने गलत कर लिया 10,29,850 माइनस 30,250 प्लस 90 10,89,600 और इधर 18,000 और 92,000 18,000 92,000 अच्छा 8,000 और 28 और 15 12 lakh 42,600 12 lakh 42,600 अच्छा मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है क्या देख लेते ओपनिंग बैलेंस शीट से देखते हैं क्या हम लोग का कुछ बाकी रहा है हाँ ग्रेचुइटी नहीं लिखा ग्रेचुइटी पे ऑफ तो हुआ नहीं है तो ग्रेचुइटी फंड जो बना रहे वो तो रहेगा ग्रेचुइटी फंड ये देखो कैसे पता चला यहाँ पर ग्रेचुइटी फंड था ओपनिंग में क्लोजिंग में बोला तो नहीं कि इसे राइट ऑफ कर देना है तो ये रहेगा
1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर 1,50,000 ऐड कर देते हैं, 13,92,600, 13,92,600। अब इधर भी इतना आ जाए, 13,92,600। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिसिंग है हम लोग का, ये इन्वेस्टमेंट देखो, ये भी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सेल कर दिया ऐसा नहीं बोला है, तो एक इन्वेस्टमेंट हम लोग का होगा यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट 5 लाख। अच्छा, तो इस पे बैक कैलकुलेशन करके देखते हैं, 9,41,000 माइनस कर लेते हैं, जीरो आ जाने से ही हुआ, फिर माइनस 2,10,000, फिर माइनस 7,000 और 2,000, 7, 8, 9,000। अच्छा, 9,000, फिर यहाँ पर 8 और 2, 10,000, माइनस 2,24,600, 2,000 का कुछ इधर उधर दिख रहा है, फिर से एक बार देख लेते हैं, 4,41,000 प्लस 5 लाख, अच्छा, प्लस 2,10,000 क्लोजिंग स्टॉक, प्लस 7,000 और 2,000, 9,000, 9,000 और यहाँ पर 8,000, मतलब 17,000 प्लस 17,000 प्लस 2,24,600, 13,92,600। हाँ ठीक है, मैंने शायद पहले कोई कैलकुलेशन को मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, मैच तो होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लगभग 15 मार्क्स का आ सकता है, 15 मार्क्स का आ जाएगा, ऐसा अगर पूरा क्वेश्चन होता है तो आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये अब छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें पूछा है कि इनकम एक्सपेंडिचर को कैसे दिखाना है बैलेंस शीट में, अभी पढ़ के बताते हैं। देखो, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20, सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन एज फॉलोज, 19 का 12,000, 20 का 6,15,000, 21 का 18,000। ये 31 मार्च का डेटा बता रहा है, मतलब ये एडवांस है और ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी 20 में रिसीव हो रहा है। 500 मेंबर्स है, एनुअल सब्सक्रिप्शन है 1,500 पर मंथ, मतलब ड्यूरिंग द ईयर का इनकम कितना होना चाहिए, एक्चुअली इनकम होना चाहिए 500 इंटू 1,500, 500 मेंबर्स है और हर एक मेंबर अगर 1,500 पर एनम करके देंगे तो 7,50,000 का अर्निंग होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 31 March 20, sum of 15,000 was still arrears for subscription for the year ended 31 March 19। बोल रहा है कि 31 March 19 का 15,000 बाकी है, अभी भी बाकी है, तो 12,000 तो लिया जो कि 19 का बाकी था, कब लिया, 20 में, उसके बाद भी 19 का 15,000 अभी भी बाकी है, ऐसा बोल रहा है। Ascertain the amount of subscription that will appear in the credit side of the income expenditure account for the year ended 31 March 20. Also show how item would appear in balance sheet of 31 March 19 and 31 March 21. हमें 31 March 19 और 21 दोनों का बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे 31 March 19 का बैलेंस शीट। देखो कैसे हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ सचिन क्रिकेट क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर for the year ended 31st March 2020, ये एक हम लोग प्रिपेयर करेंगे, जस्ट इसमें सब्सक्रिप्शन दिखाना है कितना आएगा, तो बाई साइड में आएगा तो हम लिख लेते हैं, इसका वर्किंग नोट बनाएंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा। ये तो हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं, 500 इंटू 1,500 इतना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर का इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो वो लिखते हैं, तो 7,50,000 हम लोग का ड्यूरिंग द ईयर का इनकम है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में इतना आ जाएगा। अच्छा, और बैलेंस शीट दोनों साल का बना के दिखाना है। बैलेंस शीट एक हो जाएगा एज ऑन 31 March 2019, जिसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2020।
ये हम लोग का 20 का बैलेंस शीट। अब देखो 19 में कितना बाकी है, बोल रहा है कि एक तो 12,000 बाकी था, लेकिन अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ये दिखाना पड़ेगा, ये बाकी था तभी तो 20 में रिसीव हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 12,000, और ये वाला अभी तक बाकी है, बोल रहा है 20 में रिसीव होने के बाद भी 15,000 स्टील एरियर है, तो ये प्लस 15,000 यानी टोटल कितना हो जाएगा 27,000। अच्छा, अब यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे, यहाँ पर भी आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ एडवांस भी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये देखो एडवांस हमें कैसे पता चला, यहाँ पर तो दिख रहा है, ये रहा 18,000 एडवांस है, और आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग बोल रहा है यहाँ पर एक, यहाँ लैंग्वेज दिया है, बोला है कि आउटस्टैंडिंग, अच्छा आउटस्टैंडिंग कैसे पता चलेगा, यहाँ बोला नहीं, ये वाला आउटस्टैंडिंग बताया है, अभी भी बाकी है, लेकिन ये इस साल का नहीं है, तो क्या हुआ, बाकी है तो लिखना पड़ेगा, यानी 2000, ये वाला हो जाएगा 18-19 का बाकी है, और 19-20 का अगर कुछ बाकी होगा तो वो भी हम लोग लिखेंगे। तो 18-19 का तो 15,000 बाकी है, कैसे पता चला, ये देखो ये वाले पॉइंट से। और 19-20 का कितना बाकी है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 19-20 में इनकम कितना होना चाहिए 7,50,000, ठीक है, लेकिन 19-20 में हम लोगों ने रिसीव कितना किया है 6,15,000, ये देखो 6,15,000 रिसीव किया है 19-20 में, तो कितना बाकी रहा 7,50,000 माइनस 6,15,000, तो 1,35,000 ये बाकी रह गया, ठीक है। अब अगर इसका अकाउंट बनाते तो भी हो जाता, वैसे बोला नहीं, हम दिखा देते हैं, देखो अगर बाई चांस इसका अकाउंट बनाने बोले तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग जो है वो टू बैलेंस बीडी होगा, अगर प्रीवियस ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट से दिख रहा है प्रीवियस ईयर का 27,000 आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, इस बार जब रिसीव हुआ बाय बैंक बोल के, तो टोटल रिसीव कितना हुआ है 6,45,000, ठीक है, जिसमें से इसमें से जो है 12,000 रिसीव हुआ और 15,000 बाकी रहा, तो बाई बैलेंस सीडी बोल के यहाँ 12,000 तो 15,000 तो एक लिखेंगे ही, जो हम लोग का इसमें से बाकी है, क्योंकि ये किस दोनों चीजों का एडिशन है, ये 12,000 और 15,000 का एडिशन है, जिसमें से कितना रिसीव हुआ, इसमें से 12,000 रिसीव हुआ, यहाँ पर 15,000 बाकी रह गया, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, और एडवांस लिया गया है टू बैलेंस सीडी, ये हो जाएगा 18,000, ठीक है, ये 18,000 हो गया। और टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के कितना आ जाएगा, टू इनकम एक्सपेंडिचर बोल के आ जाएगा 7,50,000, वो जो डेटा है उससे मल्टीप्लाई करके हमें जो यहाँ पर अवेलेबल हुआ 7,50,000। अब ये सब ऐड कर लेने पे कितना आएगा 27,000 प्लस 7,50,000 प्लस 18,000, तो 1 लाख नहीं, 1 लाख कैसे आ सकता है, 7,50,000 प्लस 18,000 प्लस 27,000, 7,95,000, 7,95,000 माइनस 6,45,000 और माइनस 15,000, तो ये कितना आ रहा है 1,35,000, मतलब यहाँ पर 1,35,000 आएगा, क्योंकि ओपनिंग का तो कोई एडवांस है नहीं, तो 1,35,000 प्लस 15,000 करने पे आ जाता है 1,50,000, ठीक है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 1,50,000, जिसमें से 1,35,000 19-20 का है, 18-19 का 15 है, टोटल मिक्स्ड अप करके 1,50,000 यहाँ से भी दिख जा रहा है। अब ये डायरेक्टली माइनस करने से कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ ना कोई एडवांस नहीं था, अगर यहाँ कोई एडवांस होता पहले से तो वो एडजस्ट करके ही आता, बिना अकाउंट के होता नहीं, फिर यहाँ पर गलत आ जाता। सोचो अगर यहाँ कोई एडवांस रहता ऐसे करके, तो वो एडवांस अगर रहता तो वो तो ड्यूरिंग द ईयर के लिए वो एडजस्ट हो जाता ना, अगर प्रीवियसली हम लोगों ने कोई एडवांस लिया है तो वो इस साल एडजस्ट होता, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता 7,50,000 हमें नहीं मिलेगा, उसमें से हमारा वो अकाउंट डिडक्ट हो जाता, फिर उसके बाद बैलेंस निकालना पड़ता, जैसे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में करके देख रहे थे। जो भी हो, यहाँ वो एडवांस है नहीं, इसलिए डायरेक्टली आउट यहाँ पर मिल जा रहा है, यहाँ भी माइनस करने से सही आंसर आ जा रहा है, अदरवाइज सिर्फ ये दोनों माइनस करने से सही आंसर ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, देखो मैंने यहाँ पर जो तुम लोग को बताया ना, ये देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ से हम लोगों ने इसको एडजस्ट किया ना, अगर ये वाला पॉइंट नहीं रहता तो हम लोग डायरेक्टली इतना ही बोलते ना कि 17,320 रिसीव होना चाहिए, बट रिसीव हुआ है हम लोग का
इतना, ठीक है, ये दोनों का बैलेंस करके फिर माइनस करने से हो जाता, बट हमें क्या करना पड़ा, 17,320 के जगह इसे 200 से माइनस करके 17,120 करना पड़ा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है। वैसे ही यहाँ कोई एडवांस था नहीं, इसी वजह से ये माइनस में भी जो आंसर आ रहा है, अकाउंट ओपन करने से भी हम लोग का सेम आंसर आ रहा है। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों ही प्रिपेयर करने बोला है। अच्छा, तो इसमें तो टाइम लगेगा, अभी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन दिया है एडवांस, ठीक है, एक काम करते हैं, ये तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, ये तुम लोग कर सकते हो, मतलब ट्राई करके देखो। ये जब कल क्लास होगा फ्राइडे, तो वहां पर हम लोग करेंगे। तो हम लोग का अभी 1 मिनट हम नोट डाउन कर लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है, इलास्ट्रेशन 8 और इलास्ट्रेशन 12, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम लोग का बाकी है। ठीक है, फिर कल हम लोग ये 3 क्वेश्चन जो है कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, जिसमें सिर्फ 12 जो है वो थोड़ा बड़ा है, बाकी 2 क्वेश्चन छोटा ही है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।